हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्रेशन टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और टेंसाइल टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो 2 वीडियोज़ देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और मेटलर्जी के और बाकी सब्जेक्ट के अगर आपको लेक्चर पढ़ने हैं तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के और भी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्रेशन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं इस टेस्ट से। तो कंप्रेशन टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें जो है जो मटेरियल है वो कंप्रेसिव लोड में या कंप्रेसिव स्ट्रेस में कैसे बिहेव करेगा वो आपको पता करना है। यहाँ पे कंप्रेसिव लोड होगा। ठीक है, कोई मटेरियल में जब हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव मतलब किसी चीज़ को दबाना, जैसे ये मान लीजिए मेटल है, हम इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं या स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, उसको दबा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रेस या कंप्रेशन लोड। तो इस कंडीशन में मेटल कैसे बिहेव करेगा ये हमको जानना है इस टेस्ट से। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या क्या चीज़ डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे। इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ, ये है यील्ड स्ट्रेंथ ऑन कंप्रेशन। ठीक है, ये भी आप समझना, क्योंकि टेंसाइल टेस्ट में भी हम यील्ड स्ट्रेंथ पता करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम यील्ड स्ट्रेंथ पता करेंगे, बट दोनों में डिफरेंस हो सकता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ ऑन कंप्रेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो ये सब चीज़ें हम लोग पता करेंगे। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं कंप्रेशन टेस्ट के बारे में। जो कंप्रेशन टेस्ट होता है ना, जनरली ब्रिटल मटेरियल का हम लोग करते हैं या लेस डक्टाइल मटेरियल का। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम वगैरह है, उसका हम लोग नहीं करते हैं कंप्रेशन टेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। तो उसका जब आप कंप्रेशन करोगे ना तो वो जनरली वो उसमें फ्रैक्चर वगैरह कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसका करते हैं टेंसाइल टेस्ट, क्योंकि हमको सारी जानकारी उसको टेंसाइल टेस्ट से मिल जाती है। ठीक है, तो कंप्रेशन टेस्ट हम करते हैं ब्रिटल मटेरियल का या वो मटेरियल जिसकी डक्टिलिटी कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ब्रिटल मटेरियल में आता है आपका सिरेमिक हो गया। ठीक है, सिरेमिक हो गया, कंपोजिट हो गया, उसके अलावा कंक्रीट हो गया, सीमेंट का कंक्रीट है, ब्रिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं सब। ठीक है, इसके अलावा कास्ट आयरन का करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी मटेरियल है ना, रिफ्रैक्ट्री वगैरह का भी टेस्टिंग जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग इस टेस्ट से निकालते हैं। ठीक है, मतलब मेटलर्जी के अलावा भी और भी बाकी चीज़ों में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है कंप्रेशन टेस्ट का। तो देखिए कौन कौन सा एपरेटस की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अपना यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की पड़ेगी ज़रूरत। इस मशीन से हम लोग 3-4 टेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग से मशीन से हम लोग टेंसाइल टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट है, शियर टेस्ट है और बेंडिंग टेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी एक मशीन से कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। दूसरा चाहिए आपको एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, थर्ड आपको चाहिए वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, माइक्रोमीटर यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर वर्नियर कैलिपर से भी काम चल जाता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वर्नियर कैलिपर्स के बारे में आपको आना चाहिए चलाना कैसे करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कि वर्नियर कैलिपर्स में कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आप थोड़ा सीख लो, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे या किसी प्लांट में जब आप ये काम करोगे तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है टेंसाइल टेस्ट के वाले वीडियो में। ठीक है, तो उस वीडियो को मैं बोलूँगा कि आप अच्छे से देख लें, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 यूनिट होता है, एक बार बता देता हूँ। ये आपका कंट्रोलिंग यूनिट है, ये आपका लोडिंग यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोलिंग यूनिट से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं लोड को, कि कितना लोड आपको देना है, किस रेट से देना है। ठीक है, तो इसमें लोड लगता है। इसमें बीच वाला जो रहता है ना, ये वाला क्रॉस हेड, वो होता है स्टेशनरी। ठीक है, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो ये स्टेशनरी रहता है। ये ऊपर का और ये नीचे का दोनों क्या होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंटर, ये लोड इंडिकेटर है, इसमें पॉइंटर लगे होते हैं, वो क्या बताते हैं, लोड को बताते हैं कि आप कितना लोड अप्लाई कर रहे हो। और आजकल तो पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है। ठीक है, आजकल ये पॉइंटर की जगह पे एक डिस्प्ले भी होता है जहाँ पे लोड को बताया जाता है, लोड और एक्सटेंशन दोनों डिस्प्ले होते रहते हैं ना। और कंप्यूटराइज वाले में तो कंप्यूटर में डायरेक्टली आपको स्टेशन कर्व बन के मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, एक्सटेंसोमीटर। तो एक्सटेंसोमीटर 2 टाइप का आता है। ये वाला ऑटोमेटिक है, ये सीधा आपका कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, वहाँ पे वो सीधा रीडिंग बताता है। और दूसरा ये होता है मैनुअल होता है।
ठीक है। मैनुअल वगैरह वाले में इसको रख देते हैं, एक्सटेंशन मीटर को ये बताता है कि एक्सटेंशन कितना हो रहा है या कंप्रेशन कितना हो रहा है, दोनों चीज़ बताएगा। ठीक है। अगर टेंसाइल टेस्ट के केस में क्या होगा, लेंथ बढ़ता है क्योंकि आप खींचते हो तो वहाँ पे भी रीडिंग देगा। और कंप्रेसिव टेस्ट के केस में क्या होता है, कंप्रेस होता है मतलब लेंथ कम होता है, तो उस केस में भी एक्सटेंशन मीटर ही बताएगा। ठीक है, मतलब एक्सटेंशन हो रहा है या क्या रिडक्शन हो रहा है, दोनों चीज़ें बताता है। ठीक है। अब अब आ जाते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल के बारे में। तो देखिए हर एक जो मटेरियल होता है ना उसका एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है। जैसे यहाँ पे माइल्ड स्टील का बताया गया है, माइल्ड स्टील का होता है 12.7 mm डायमीटर का होना चाहिए और 25.4 mm लेंथ होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है। इसमें क्या है ना, जनरली जो होता है ना, जो लेंथ जो होता है मटेरियल का, जो लेंथ होता है वो जनरली उसके डायमीटर के 2 गुना होता है, 2 गुना से ज़्यादा जनरली नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं ना किसी मटेरियल को तो क्या होता है, बल्जिंग होता है वहाँ पे, या ये क्या होता है, इसको आप कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो अगर बहुत ज़्यादा लेंथ बड़ा होगा सैंपल का तो क्या हो जाएगा, बीच से बेंड हो जाएगा। बीच से बेंड हुआ तो सही तरीके से कंप्रेशन टेस्ट हो नहीं पाएगा। ठीक है। तो लेंथ जनरली डायमीटर का 2 गुना होता है ना। और अलग अलग मटेरियल के केस में अलग अलग सैंपल हो सकते हैं। ठीक है। ये आपका माइल्ड स्टील का है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कंक्रीट का लिया गया है, कंक्रीट या सिरेमिक ब्रिक्स वगैरह किसी भी टाइप के सैंपल का आप यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे कास्ट आयरन है, ये कास्ट आयरन है, इस तरह का सैंपल बनाया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो सैंपल होता है ना उसको दो चीज़ों के बीच में फिक्स रहती है। देखो नीचे एक चीज़ एनविल है, दो एनविल रहते हैं। ठीक है। दोनों एनविल के बीच में हम क्या करते हैं, अपना टेस्टिंग स्पेसिमेन या सैंपल को रखते हैं और क्या करते हैं, ऊपर से लोड देते हैं। लोड का रेट यहाँ पे देखो दिया गया है। ठीक है। तो लोड देते, कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करते हैं तो उसके बाद रीडिंग लिया जाता है। अब देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे करते हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहले आपको क्या लेना है, ओरिजिनल डायमेंशन आपको स्पेसिमेन का पता कर लेना है। ठीक है। गेज लेंथ और डायमीटर, जैसे यहाँ पे सैंपल है ना, ये जैसे इसका आपको डायमीटर हो गया, लेंथ वगैरह है वो पता कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे गेज लेंथ क्या होता है, यही जो लेंथ होता है ना सैंपल की लेंथ, वही गेज लेंथ होता है। और ऊपर का जो डायमीटर है ये सब ले लेना, मतलब एक्चुअली बोला कि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता कर लेना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्रॉस सेक्शनल है वो राउंड ही रहे, ऐसा फ्लैट सरफेस भी हो सकता है। ठीक है। तो फ्लैट सरफेस है कोई चीज़ तो वहाँ पे भी उसका एरिया लेना है लेंथ इंटू विथ करके, है ना। अगर राउंड है तो फिर आपको इसका एरिया लेना है पाई आर स्क्वायर लगा करके, मतलब जो भी है क्रॉस सेक्शनल एरिया मेज़र करना है और इसका हाइट मेज़र करना है आपको। ठीक है। ये लेंथ मेज़र करना है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें आप लोड लगा रहे हो जिस एरिया में वो, और दूसरा उसका लेंथ, सैंपल का लेंथ, ये आपको मेज़र कर लेना है। फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपको अब स्पेसिमेन को ना रखना है मशीन में। ठीक है। अब देखो कंप्रेशन टेस्ट कैसे होता है मशीन में, ये जो ऊपर का जो क्रॉस हेड है और ये जो मिडिल क्रॉस हेड है, इन दोनों के बीच आपका होता है टेंसाइल टेस्ट। ठीक है। अपर और मिडिल के बीच क्या होता है, टेंसाइल टेस्ट। और अगर आपको कंप्रेशन टेस्ट करना है ना तो यहाँ पे ये जो मिडिल है और ये जो लोअर वाला क्रॉस हेड है, इन दोनों के बीच में करना होता है। ठीक है। इसमें आपको कैसे करना है, ये जो आपका है, ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना वो है मिडिल क्रॉस हेड। ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है, मतलब जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, जब हम टेस्ट कर रहे हैं, लोड दे रहे हैं, उस समय ये स्टेशनरी होता है। ठीक है। लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे कैसे होता है, देखो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इसके ये वाले रॉड में स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू क्या है, मोटर से घूमता है तो ये ऊपर नीचे होता है ना। तो ये ऊपर नीचे कब होगा, जब आपको मतलब सैंपल को फिक्स करना है, रखना है तब। लेकिन जब एक्चुअल जब आप टेस्टिंग करोगे, जब लोड लगाओगे हाइड्रोलिक मशीन से, तो ये वाला ना फिक्स रहता है। ठीक है। हाइड्रोलिक से कौन कौन कनेक्ट रहता है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। ध्यान से देखोगे ना तो ये मशीन का रॉड सेम है, ये ऊपर वाले जो क्रॉस हेड है और नीचे वाला क्रॉस हेड है वो एक ही कॉलम से जुड़ा हुआ है। देखो एक ही कॉलम से जुड़ा हुआ है। तो ऊपर का और नीचे का दोनों क्या होता है, मूवेबल होता है। इसी में आपका हाइड्रोलिक प्रेशर जाता है और इसमें लोड लगता है। ठीक है। ऊपर और नीचे वाले में। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है, स्पेसिमेन को फिट करना है इन दोनों के बीच में। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो एनविल लगाना पड़ेगा। इसमें देखो ये वाले सैंपल में देखो, इस वाले फोटो में आप लोग देख सकते हो, इसमें लगा हुआ है एनविल। ठीक है। ये ऊपर में और ये नीचे में एनविल लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया है, सैंपल को फिक्स कर दिया है। ठीक है। तो लोड लगाने से पहले आपको क्या करना है, सैंपल को
सैंपल यहाँ पे फिक्स वगैरह तो होगा नहीं। जैसे टेंसाइल टेस्ट में क्या होता था, हम उसको माउंट करते थे, पकड़ के रखते थे मशीन में, क्योंकि उसको खींचना है। यहाँ पे ऐसा पकड़ने वाला सिस्टम कुछ नहीं है। बस आपने क्या किया है, सैंपल को लाया है, एनविल में रख दिया यहाँ पे, है ना, और ऊपर के एनविल को क्या करोगे, नीचे ला के इसके जस्ट टच में रखोगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला आपका सैंपल है, ठीक है, तो नीचे का एनविल होगा और जस्ट ऊपर इसके ऊपर वाला एनविल होगा। आप ये आपको टच करा के रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिक्स करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोड देना चालू करोगे। ठीक है, अब लोड देने से पहले आपको एक और चीज़ करना है कि लोड रेंज को एडजस्ट करना है। लोड रेंज के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इधर लोड रेंज का वो होता है, ऑप्शन होता है घुमाने का। आप इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी ना मशीन की, जैसे मान लीजिए 400 किलो न्यूटन है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना, तो इस मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से ये पॉइंटर का ना लिस्ट पॉइंट डिसाइड होता है। जैसे इस स्केल में क्या होता है, टोटल 100 पॉइंट है ना, और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी, 400 किलो न्यूटन की है। तो इसका एक पॉइंट, स्केल का एक पॉइंट क्या बताएगा, 4 किलो न्यूटन को इंडिकेट करेगा, है ना। तो अगर आप बहुत ही लेस स्ट्रेंथ वाले मेटल का टेस्टिंग करना चाह रहे हो, है ना, जिसका क्या है स्ट्रेंथ कम है, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिस्ट कॉइन 4 किलो न्यूटन है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है जिसका कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही 5 किलो न्यूटन है ना, और इसका लिस्ट पॉइंट 4 किलो न्यूटन है, तो आपका रिजल्ट गलत बजाएगा। क्योंकि ये वाला स्केल या तो 4 किलो न्यूटन बताएगा, या 8 बताएगा, या 12 बताएगा, लिस्ट पॉइंट ये है तो। लेकिन आपको नापना कितना है, 5 किलो न्यूटन। तो उस केस में मशीन गलत रीडिंग बता देगा। तो इसलिए यहाँ पे लोड एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप मैक्सिमम कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हो। जैसे 400 किलो न्यूटन मशीन की टोटल कैपेसिटी है, बट इसको आप कम कर सकते हो। जैसे मैं कर दूंगा 100 किलो न्यूटन, यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, और उसमें 100 कितना है, नंबर स्केल में 100 पॉइंट है, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 किलो न्यूटन। मतलब मशीन का लिस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, उस हिसाब से आप मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी डिसाइड करोगे। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है तो फुल कैपेसिटी वाला लोगे 400 किलो न्यूटन, और बहुत कम है तो 100 किलो न्यूटन को आप मैक्सिमम कैपेसिटी का लोगे। ठीक है, ये होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन को ये डायल को ना क्या करना है, फिक्स करना है ज़ीरो पे। ये जो ग्रीन कलर का आपको जो पॉइंटर दिख रहा है ना, उसको आपको ज़ीरो में फिक्स करना है। ठीक है, और आपको ये एक्सटेंसोमीटर भी फिट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ये सब कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको मशीन स्विच ऑन करना है और ग्रेजुअली लोड अप्लाई करना है। तो लोड अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने जस्ट पिछले वीडियो में बताया था। तो वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल से बताया क्या है कि लोड अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, देखो लोड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो 2 वॉल्व दिया गया है, ये 2 वॉल्व है। ठीक है, तो ये इस वॉल्व को आपको क्लोज रखना पड़ता है। ठीक है, इस वॉल्व को क्लोज रखोगे और शुरू में क्या होगा, दोनों वॉल्व क्लोज रहेगा, है ना। लोड अप्लाई करने से पहले ये दोनों वॉल्व क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, जब आपको लोड अप्लाई करना होगा तो ये राइट वाला वॉल्व है ना, उसको धीरे धीरे खोलना है। जैसे आप ढक्कन खोलते हो ना किसी चीज़ का ढक्कन, वैसे ही इस वॉल्व को, है ना, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे खोलोगे। तो धीरे धीरे खोलोगे तो क्या होगा, इधर ऑयल जो कंप्रेस हुआ है ना, वो धीरे धीरे ये ऑयल इधर जाएगा और इसको ऊपर उठाएगा। ऑयल हाइड्रोलिक मशीन क्या करेगा, ये लोअर क्रॉस हेड को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, धक्का देगा। तो ये लोअर क्रॉस हेड क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, तो ये सैंपल को क्या करेगा, आपका कंप्रेस करेगा। क्योंकि ऊपर वाला स्टेशनरी है और नीचे वाला क्या कर रहे हैं, नीचे उसको कंप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे सैंपल में आपका कंप्रेसिव लोड लगेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। तो वॉल्व जो आप घुमाओगे ना, इसको बहुत मतलब एक बहुत स्लोली इसको मूव वो करना है, इसको वॉल्व को ओपन करना है, और रुक रुक के नहीं करना है। एक बार जब आप जिस स्पीड से आपने उसको ओपन करना चालू किया वॉल्व को, उसी स्पीड को बरकरार रखना है। ठीक है, बीच में ऐसा नहीं कि हमने जल्दी से वॉल्व खोल दिया फिर रुक गए फिर वॉल्व खोला, ऐसा नहीं है। एक कांस्टेंट रेट से वॉल्व को खोलते जाना है, ताकि कांस्टेंट रेट से लोड जो है यहाँ पे सैंपल में लग सके। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग मटेरियल को आप अलग अलग टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये ब्रिक्स है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स है, यहाँ पे कंक्रीट है सीमेंट का, उसका कंप्रेशन टेस्ट किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है ना, एक फिक्स्ड इंटरवल में, एक फिक्स्ड लोड इंटरवल में आपको एक्सटेंशन आपको मतलब नोट करते जाना है। अब देखो ये वाला जो नोट करने वाला सिस्टम है ना, वो जनरली डक्टाइल मटेरियल के काम आएगा।
जो मटेरियल डक्टाइल होगा, तो जो मटेरियल डक्टाइल होगा ना वो क्या होगा, उसमें उसका डायमीटर कम होगा। ठीक है, ये देखो उसका डायमीटर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पहले हमने सैंपल कैसे लिया था, इस टाइप का, लेकिन जब आपने कंप्रेशन लोड लगाया तो ये देखो ये कैसे हो गया, ये इधर से बल्ज हो गया, इसको बोलते हैं बल्जिंग। ये डक्टाइल मटेरियल था इसलिए ऐसे बल्ज हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डक्टाइल मटेरियल के केस में अगर आप कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हो तो एक फिक्स्ड लोड इंटरवल में, जैसे 1 किलो न्यूटन के इंटरवल में आपको क्या करना है, कितना एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन का मतलब है कितना लोड रिडक्शन हुआ। इसको एक्सटेंशन की जगह आप लोग रिडक्शन लिख सकते हो, रिडक्शन इन लेंथ, लेंथ में कितना रिडक्शन हुआ, इसको आपको वैल्यू नोट करते जाना है। फिर 2 किलो न्यूटन में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, ये आपको नोट करते जाना, ताकि आप बाद में जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना सको। ठीक है, इसके लिए आपको ये नोट करना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं बनाना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, या फिर कोई ब्रिटल मटेरियल का आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में किसी तरीके से कोई भी यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह तो आपको मिलता नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली टूटता है, वो उस मटेरियल में कोई ज़्यादा इलोंगेशन या कोई रिडक्शन होता नहीं है। ब्रिटल मटेरियल में एक फिक्स लोड में क्या होता है, सीधा सैंपल टूट जाता है। तो उस केस में भी आपको ऐसा नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको लास्ट लोड नोट करना है, जिसमें वो सैंपल आपका ब्रेक होगा, वो वाला नोट, वो वाला जो लोड होगा ना, उसको बस नोट करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से सैंपल जो है ना बल्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब कोई डक्टाइल मटेरियल का अगर आप कंप्रेशन टेस्ट करते हो, तो डक्टाइल मटेरियल क्या है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में जल्दी टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि आप जितना उसको कंप्रेस करोगे डक्टाइल मटेरियल को, उतना ही वो क्या होगा, उसका डायमीटर कम होगा। देखो जैसे ये वाला डक्टाइल मटेरियल है, इसको आपने कंप्रेस किया तो ऐसे ये बाहर की ओर बल्ज हो गया। फिर आप कंप्रेस करोगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर कंप्रेस करोगे ना तो फिर ऐसे टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कंप्रेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप अगर इसका किस लोड में फ्रैक्चर होगा वो पता करना चाहते हो, तो वो फ्रैक्चर ही नहीं होगा, वो क्या होगा, दबते जाएगा, उसमें डक्टिलिटी वो क्या होगा, बल्जिंग होते ही जाएगा। तो आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंप्रेसिव लोड में कितना, किस लोड में वो फ्रैक्चर हो रहा है, इसकी हमें जानकारी लेने से ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल का हम कंप्रेसिव टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम इसके यील्ड स्ट्रेंथ को पता लगा सकें। क्या स्ट्रेंथ को, यील्ड स्ट्रेंथ को। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने का हमको उतना मतलब नहीं होता, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता करना है ऑन कंप्रेशन लोड। कंप्रेसिव लोड के कंडीशन में यील्ड स्ट्रेंथ क्या है डक्टाइल मटेरियल का, वो हमको पता करना होता है। ठीक है, पूरे ब्रेक होने तक आपको लोड नहीं देना है डक्टाइल मटेरियल के केस में, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल ऐसा बल्जिंग होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए ब्रिटल मटेरियल है, अगर मान लीजिए ब्रिटल मटेरियल है, तो भाई ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, डायरेक्टली टूटता है। ब्रिटल मटेरियल में आपको पता है कि कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वगैरह होता नहीं, ऐसा कोई भी बल्जिंग वगैरह होगा नहीं। सीधा आपको, जैसे कंक्रीट है, सीधा आप लोड लगाओगे ना तो ये फिक्स लोड जैसे ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 20 किलो न्यूटन, जैसे ही 20 किलो न्यूटन अटेंड करेगा ये तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी तरीके से लेंथ में रिडक्शन नहीं होगा, किसी तरीके से एरिया में, एरिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। सीधा एक लोड आएगा और उस लोड में आकर के मेटल सीधा ब्रेक हो जाएगा। वो लोड आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है कि किस लोड में जा कर के ये मटेरियल क्या हुआ है, टूट गया। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या रीडिंग लोगे आप, सीधा फ्रैक्चर लोड, सीधा फ्रैक्चर लोड आप कैलकुलेट सीधा नोट कर लोगे। और अगर डक्टाइल मटेरियल है तो डक्टाइल मटेरियल के केस में थोड़ा आपको क्या करना है, उसका यील्ड स्ट्रेंथ पता करना है। तो एक टाइम इंटरवल में, एक लोड इंटरवल में आपको उसका जो जो लेंथ में जो रिडक्शन हो रहा है ना, उसको नोट करते जाना है एक फिक्स्ड लोड में। जैसे 1 किलोमीटर में कितना हुआ, 2 में कितना, 3 में है, ये आपको रीडिंग लेते जाना है। ठीक है, फिर आपको लास्ट में क्या बना लेना है, इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेना है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जनरली जो है ना डक्टाइल मटेरियल का बनता है। ब्रिटल मटेरियल का टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं ज़्यादातर कि हम उसको सीधा फिक्स जो कंप्रेशन लोड है वो हम पता कर सकें। कि जैसे कंक्रीट है, सीमेंट का जो कंक्रीट है, आप घर बना रहे हो तो वो जो सीमेंट का कंक्रीट है वो कितना वजन सह सकता है, ये बस आपको जानना है ना। उसमें कितनी डक्टिलिटी है उससे हमको मतलब नहीं है ना। और इसके अलावा जैसे कि कास्ट आयरन वगैरह है, तो उस केस के लिए आपका कर्व जनरली नहीं बनता है। ये सब डक्टाइल मटेरियल के आपको कर्व बनाना पड़ता है। अब देखिए
बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है ना जिसमें जब कर्व बनता है इस तरीके से, तो इसमें यील्ड पॉइंट कौन सा है ये पता नहीं चल पाता है। इस तरीके के कर्व में यील्ड पॉइंट पता नहीं चल पाता है ना। जनरली जो माइल्ड स्टील होता है उसमें तो पता चलता है कि माइल्ड स्टील का जो रहता है, लो कार्बन स्टील, उसमें ऐसे अपर यील्ड पॉइंट मिलता है, फिर उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट होता है, फिर ये कर्व ऊपर जाता है। तो हमको यहाँ पता चल जाता है कि हाँ इसमें अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है। लेकिन जो अगर इस तरीके से टेंसाइल कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, उसमें हमको पता नहीं चल पाता है कि यील्ड पॉइंट कौन सा है। तो उसके लिए एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं 0.2% ऑफसेट यील्ड पॉइंट। 0.2% ऑफसेट यील्ड पॉइंट। उसमें क्या होता है ना, इधर आपका स्ट्रेस आपको पता है, इधर आपका क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे, टोटल स्ट्रेन आपका हुआ है मान लीजिए 10 mm का, 10 mm का स्ट्रेन हुआ है टोटल, मतलब 10 mm लेंथ में चेंज आया है। तो ये 10 mm का 0.2% लोगे आप, 10 mm का 0.2%। ठीक है, बहुत कम होता है। 0.2% मान लीजिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया मान लीजिए, तो इस पॉइंट पे आया 0.2%। तो आपको क्या करना है, ये जो कर्व लीनियर जो कर्व है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये जो लीनियर है इसी के जस्ट पैरेलली आपको ऐसे लाइन खींचना है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो लाइन है ना, इसी के जस्ट पैरेलल आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है ऐसे, और फिर ये जहाँ पे जाके काटेगा, जैसे इस कर्व को ये स्ट्रेट लाइन वाला यहाँ पे जाके काट रहा है, तो यही इसका क्या होगा, यील्ड पॉइंट होगा। यही क्या होगा इसका यील्ड पॉइंट। इसको बोलते हैं 0.2% यील्ड स्ट्रेंथ। 0.2% ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 0.2% लेना है, वो पॉइंट मिल जाएगा, फिर उसको पैरेलल खींचोगे, जहाँ पे कट करेगा उसको यील्ड पॉइंट होगा, और यहाँ पे जो स्ट्रेस मिलेगा आपको वो उसका 0.2% ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ हो कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यील्ड स्ट्रेंथ पता करते हैं ऑन कंप्रेशन। ठीक है, अगर ब्रिटल मटेरियल है तो सीधा हम क्या पता करते हैं, सीधा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये ऐसा आपको रीडिंग लेना है। ठीक है, टोटल आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया पूरा कंप्रेशन टेस्ट, तो उस केस में आपको रीडिंग ले लेना है। ठीक है, रीडिंग में आपका इनिशियल लेंथ आपने तो शुरू में ही ले लिया था, इनिशियल डायमीटर, इनिशियल क्रॉस सेक्शन आपने शुरू में ही सैंपल का पता कर लिया था। ठीक है, आपको फिर टेस्ट होने के बाद फाइनल भी ले लेना है, फाइनल लेंथ क्या मिला, फाइनल डायमीटर क्या है, फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये सब आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, अल्टीमेट लोड। ठीक है, अल्टीमेट लोड आप जो रीडिंग लोगे, अल्टीमेट लोड मतलब वो लोड जिसमें मेटल फ्रैक्चर हो रहा है। जैसे कोई ब्रिटल मटेरियल है तो उसके बारे में मैंने बताया ना, सीधा वो फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर लोड क्या था उसको अल्टीमेट लोड बोलते हैं। वो आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। ये सब रीडिंग आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग लेने के बाद सीधा आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए आपको आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सीधा आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहता हो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया। अल्टीमेट लोड कौन क्या है, जिस लोड में मेटल फ्रैक्चर हो रहा है या मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है उसको अल्टीमेट लोड बोलते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया। तो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने जो मेज़र किया था सैंपल का, ठीक है, वो ले लोगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इंक्रीज इन एरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ को आप दबा रहे हो, किसी चीज़ को दबाते हो तो क्या होता है, लेंथ कम होता है और डायमीटर इसका क्या होता है, बढ़ता है। लेंथ कम होता है और डायमीटर बढ़ता है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया आप निकाल लोगे। ठीक है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाई इनिशियल एरिया, है ना। वही डिक्रीज इन लेंथ निकाल लोगे आप, इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 mm का सैंपल लिया, वो कंप्रेशन के कारण 8 mm हुआ और वो फ्रैक्चर हो गया, तो ये आप कैसे निकालोगे, डिक्रीज इन लेंथ कैसे निकालोगे, 10 - 8, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल। ठीक है, इनिशियल कितना था, 10 है। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाई इनिशियल, तो 10 - 8/10। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो ये आपका निकल जाएगा 20%। तो रिडक्शन लेंथ कितना निकल गया, 20%। वैसे ही कितना इंक्रीज एरिया में इंक्रीज हुआ वो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप यंग मॉडुलस भी निकाल सकते हो। यंग मॉडुलस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कर्व बनाना पड़ेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मान लीजिए ब्रिटल मटेरियल का ऐसे बनता है, ऐसे।
तो ये जो जहाँ तक लीनियर है ना, ये लीनियरिटी का आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। इधर स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस है, इधर आपका स्ट्रेन है। तो यंग मॉडुलस अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है और इधर ये स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, उधर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है। जहाँ तक लीनियर है ना, वहाँ पे किसी भी जगह पे आप ऐसे स्लोप डिटरमाइन करोगे, ठीक है। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। मान लीजिए स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए स्ट्रेस कितना है, 100, मान लीजिए 100 है, 100 न्यूटन है मान लीजिए, ठीक है। स्ट्रेन मान लीजिए आपका है यहाँ पे, स्ट्रेन चलो मान लेते हैं हम लोग 0.2% है, ठीक है। स्ट्रेन को 0.2 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व आप कर सकते हो, 100 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 2 करना है तो 1000 ऊपर जोड़ दो, इधर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 500, ठीक है। 500 न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा, ये यंग मॉडुलस निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यंग मॉडुलस आप कैसे निकालोगे, जो स्लोप है उसको आप डिटरमाइन कर लोगे, जो कर्व है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा यंग मॉडुलस, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से टेस्ट होता है। अगर आपका डक्टाइल मटेरियल है तो इस तरह से बल्जिंग हो जाता है, ब्रिटल मटेरियल है तो इस तरह से वो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से कर्व बनता है आपका। अगर कर्व जो है, जनरली ये सब जो कर्व है ना, वो मशीन में बनता है। आजकल ऑटोमेटिक मशीन आ गया है, डायरेक्टली उसमें आपका ये कर्व बन जाएगा। इसमें अगर आपको क्या निकालना है, यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, क्योंकि आप में कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है कि यील्ड स्ट्रेंथ किसको माने आप, है ना। तो इस केस में वही काम करते हैं हम लोग। जैसे इसका टोटल स्ट्रेंथ 40 है, तो 40 का आप निकाल लोगे 0.2%, ठीक है, 0.2% आप निकाल लोगे, है ना। तो ये कितना निकल जाएगा, 0.2% टू 2/1000, 4/50, ठीक है। 4/50 यहाँ पे निकल गया। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 25, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 0.4, ठीक है। तो वहाँ पे 0.4 आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 0.4 यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे कहीं पे 0.4 आया, तो यहाँ से पैरेलली आपको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचना है ऐसे, तो यहाँ पे जाके क्रॉस कर रहा है, तो ये आप, ये इसका क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या बताएगा, यील्ड स्ट्रेंथ बताएगा। तो इस तरीके से डक्टाइल मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ पता करते हैं। और अगर ब्रिटल मटेरियल है तो वो सीधा क्या करे, कर्व ऐसे नहीं जाएगा, कर्व क्या होगा, ऐसे जा करके ऊपर जा करके ऐसे वहीं पे टूट जाएगा। तो इसमें कोई यील्ड स्ट्रेंथ होता नहीं है, तो आपको सीधा मिल जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके। तो ये था कंप्रेसिव टेस्ट, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआर टेस्ट के बारे में, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।